Good afternoon, students. So, we have already completed two topics, which is charge and electric current. तो चार्ज के बारे में हमने लास्ट टाइम बात कर ली. चार्ज से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, एंड वी आल्सो डिड सम न्यूमेरिकल्स related to charge and current. Now today I am going to start with a third physical quantity. Electric potential and electric potential difference. Okay. पहली क्वांटिटी आपने कौन सी पढ़ी? द फर्स्ट क्वांटिटी विच वी स्टडीड वाज चार्ज. चार्ज symbol is capital Q, unit is coulomb, capital C. Electric current symbol is capital I, unit is ampere, capital A. Now the third quantity, electric potential and electric potential difference, the symbol for it is capital V. क्या सिंबल है इसका? कैपिटल V. अब ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. ठीक है, जो आप लोग वर्ड सुनते हो वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट वो होता क्या है? हम लोग सुनते तो हैं, वी आर means this word is very common to us, voltage is very common to us. So what is this voltage? What is electric potential? So if I tell you कि कोई भी एलिमेंट है, बिफोर डिस्कसिंग दिस लेट्स डिस्कस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट आई एम डिस्कसिंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स वो होते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Insulators, the substances which cannot conduct electricity. अब अगर मैं आपको अभी से बता दूं कि what is electric current, हमने पढ़ा था electric current is the flow of charges. ठीक है, what is electric current? Electric current is the flow of charges. But in 9th standard you have already studied that protons they lie inside the nucleus. वो nucleus के अंदर है. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बाहर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. तो फ्लो कौन हो सकता है? प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो भी ऑर्बिट वाले नहीं फ्लो होंगे. कैसे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो भी आगे मैं आपको बताता हूं. बट इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स. क्लियर? ये चीज याद रखनी है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कौन सी चीज फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. तो कोई भी एलिमेंट कंडक्टर या इंसुलेटर कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. एक्सेप्शन होते हैं नॉन मेटल में, ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन है, बट वो एक्सेप्शन अभी नहीं पढ़ रहे. बट हमने जनरली क्या पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं. एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं. ओके, नाउ फॉर स्टडीइंग दिस, बाय मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, आपको यह पता होना चाहिए कि मेटल्स होते क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, अगर मैं आपसे पूछता, अगर हम फेस टू फेस होते, अगर मैं आपसे पूछता मेटल्स क्या होते हैं, आपका आंसर होता कि उनकी आप प्रॉपर्टीज बताते. ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, मैलिएबल, ये सब बताते. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पर वो तो उनकी प्रॉपर्टीज है. कोई भी एलिमेंट मेटल में कैटेगराइज कब होता है? तो उसके लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ी है, KLMN शेल वाले रूल्स पढ़े. ठीक है, तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 281. सपोज आई एम टेकिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8. सो 2 6. क्लियर?
नाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट व्हेन इट्स वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर? कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, व्हेन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड। अब कंप्लीटली फिल करने के लिए दो ऑप्शंस है, आइदर इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखो सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट होगा, क्योंकि क्या होता है 2 ये K में होता है, फिर L में क्या होता है 8 8, फिर M में होता है 18 18, फिर N में होता है 32 32। ये रूल पड़ा है 2 8 18 और 32 K L में शेल्स के अंदर ये ऑर्बिट्स होती हैं। क्लियर? सो नाउ थर्ड ऑर्बिट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 चाहिए। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो कौन सा इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर। 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता न्यूक्लियस। सो व्हाट दिस सोडियम विल डू, सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट दिस ऑक्सीजन विल डू, इंस्टेड ऑफ लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे लूज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम 13 283। नाउ इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब 5 इलेक्ट्रॉन देते इसको तो यहाँ पे 8 होते, बट इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग हियर नाइट्रोजन 2 5, what it will do, it will gain 3 electrons. Clear? Potassium 2 8 8 1, it will lose 1 electron, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो आप देखो कि यहां पे मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिखे वो सब क्या मेटल्स हैं, ये आपको पता है। सोडियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, पोटेशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल। तो यहां पे आपने कंडीशन देख ली कि व्हाट मेक्स एन एलिमेंट अ मेटल और अ नॉन मेटल। सो इफ एन एलिमेंट loses electron to attain stability then it is a metal. ठीक है, and if an element gains electron to attain stability then it is a non-metal। इतना पता चल गया। तो metals क्या होते हैं, जो elements electrons को lose करके stable होंगे those elements are metals, और जो gain करके stable होते हैं वो होते हैं non-metals। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों नहीं करते, वो सभी metals में आते हैं। ठीक है, तो वो सब बात का डिस्कशन है, उस पर भी नहीं जाना। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस भी आती हैं, तो अभी जनरलाइज कंडीशंस की ही बात कर रहे हैं। तो आप देखो तो कोई भी एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और यहां पे क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगी। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कोई भी ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट है तो 3 हो सकते हैं। नाउ कोई भी एटम में ना ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट से निकल सकते हैं, ना ही प्रोटॉन्स अपने न्यूक्लियस से निकल सकते हैं। तो कंडक्शन कौन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो ही नहीं होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लो होने से करंट नहीं बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को उसके लिए ऑर्बिट से बाहर निकलना पड़ता है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पे देखो मेटल्स स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट बाय अ मेटल to attain stability, those electrons become free and they are known as free electrons। उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा डीप में आपको पढ़ा रहा हूं जिससे ये आपको समझ आए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल ने लूज कर दिए वो ऑर्बिट से निकल गए। ठीक है, सो नाउ दे कैन मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव हो सकते हैं। सो वो जो फ्रीली मूव हो सकते हैं इसलिए उनको नाम क्या दिया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो कोई भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो वो किसकी हेल्प से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 और 8 ये कंडक्शन नहीं करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो कंडक्शन करेगा। क्लियर? बट नॉन मेटल में ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, बिकॉज इन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हो रहे हैं तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। So that's why these non-metals are insulators. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते because they gain electron and so they don't have any free electron. Metals they lose electron, so they have free electrons with them, and these free electrons are responsible for conduction of current and are thus known as conductors. I hope this is clear. कि metals are conductors, why metals are conductors and why non-metals are insulators. Okay, so now getting back to the topic. You already know, if you want to write anything you can pause the video. Okay, if you want to write this conductors and insulators you can pause the video and write down that topic. ओके, अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले आपको पता चल गया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो सपोज यू हैव अ कॉपर वायर विद यू, ठीक है? आपके पास कौन सा वायर है? कॉपर वायर है। कॉपर की वैलेंसी हम लेते हैं Cu2+। कौन सी वैलेंसी लेते हैं हम? Cu2+। तो Cu2+ में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने एटम में? एक एटम में। एक एटम में, कॉपर के एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज यू हैव अ कॉपर वायर विथ यू, आपके पास एक कॉपर वायर, क्लियर? तो इस कॉपर वायर को अगर मैं आपके हाथ में दूं, ठीक है, आपके पास है कॉपर वायर विदाउट एनी इंसुलेशन, उस पर इंसुलेशन नहीं लगा है, ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, एक एटम में फ्री 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे अंदर वायर में, तो ऐसे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्टिल हमारे पास सिर्फ वायर, हमने उसे किसी एनर्जी सोर्स में नहीं कनेक्ट किया, प्लग में कनेक्ट नहीं किया, सॉकेट में कनेक्ट नहीं किया है, तो आपको करंट फील नहीं होगा। क्या फील नहीं होगा? करंट फील नहीं होगा। तो करंट आपको क्यों नहीं फील हुआ? कॉपर में 2 तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है। तो सॉकेट में लगाने से, वायर को सॉकेट में लगाने से ऐसा क्या होता है कि करंट फील होता है? मैंने आपको बताया कि जो आप कंडक्टर लेते हो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से आपको करंट फील होता है। तो सॉकेट में लगाने से करंट क्यों फील होने लगता है? पहले क्यों नहीं हो रहे? पहले जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ओवर हियर, क्लियर? So when you are holding this wire in your hand, this wire is not insulated. Why we are not able to feel electric current? हमें अगर हम इसको सॉकेट में लगा के स्विच ऑन कर देंगे, करना मत, तो हमें करंट फील हो सकता है, होगा ही, हो सकता है, क्या होगा ही, ठीक है? बट मैंने आपको बोला कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो थे इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो भी हमें फील नहीं हुआ, ठीक है? तो इंसुलेटर को अगर हम सॉकेट में लगाते तो भी, अगर सॉकेट ही काम कर रहा है, अगर सॉकेट से ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इंसुलेटर को भी, प्लास्टिक को अंदर लगा दो, वुड को अंदर लगा दो, तो भी करंट फ्लो होना चाहिए, पर नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा? मतलब यहाँ पे आपको करंट फील क्यों नहीं हुआ? इवन दो देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वायर, व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील इलेक्ट्रिक करंट? उसका अब रीजन समझते हैं, चलो। सपोज दिस इज अ वायर, ओके। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिट से बाहर आ चुके हैं, उनका मोशन में इस टाइप से बताता हूं। Now all these free electrons
Now suppose these are the free electrons and arrows are indicating the direction of their motion. ये एक कंडक्टर के अंदर सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो एरोज है वो उनका डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है. सो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. क्यों ऐसे रैंडमली मूव हो रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है, तीसरा कहीं और ही जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, व्हाई दे आर मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन मींस रैंडम डायरेक्शन. तो उसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि इनको कोई पाथ नहीं, इनके पास कोई ऑर्बिट नहीं, इसलिए ऐसा मूव हो रहा है. इसका ये आंसर नहीं है. इसका आंसर क्या है? ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पोजेसिंग नेगेटिव चार्ज. इनके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन्स ही लूज होते हैं, प्रोटॉन्स तो लूज होते नहीं है. तो जितने भी ये फ्री हुए वो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं. लाइक चार्जेस अगर पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्जन होगा. तो मूव हो रहे हैं, जैसे ही पास में आ रहे रिपेल हो जा रहे हैं. तो ऐसे रिपेल होते होते सब रैंडम डायरेक्शन में मूव करें. जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा भी मूव होते होते जरा से भी उसकी विसिनिटी में पास में आ जाते तो तुरंत रिपल्जन होता है, वो कहीं और जाते हैं. तो ऐसे रैंडम मोशन होने लगता है. सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन. ठीक है, तो ये सब रैंडम मोशन कर रहे हैं. तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? Between these electrons there is repulsive force. कौन सा फोर्स है? repulsive force, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स. इतना समझ आया? ठीक है, धीरे धीरे हम इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको एकदम डीप में ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. So between these free electrons there is repulsive force. Okay, so that's why these electrons are moving in रैंडम डायरेक्शन. अब मैं आपको बोलूं कि एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक जन एक साइड से पुश कर रहा है, दूसरा जन दूसरी साइड से, तीसरा जन तीसरी साइड से, चौथा जन चौथी साइड से. तो वो सब सेम फोर्स लगा रहे हैं. तो वो ऑब्जेक्ट कहीं भी जाएगा? नहीं जाएगा. बेवकूफी है ऐसा करना. ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट तो कहीं जाना ही नहीं वाला है. सो हियर ऑल्सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. सो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में. इसकी अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, इसकी भी अलग डायरेक्शन में. तो इसकी जब आप नेट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे, सो नेट काइनेटिक एनर्जी E के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. जब आपने ये वायर को ऐसे ही रखा हुआ है अपने पास तो आपको करंट क्यों नहीं फील हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे. रैंडम मोशन क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, रिपल्सिव फोर्स क्यों एक्ट हो रहा था? तो क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं. ओके, अब सब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब तो सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है. ओके, सो नेट काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ऑब्जेक्ट को चारों साइड से सेम फोर्स लगाओ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा. इन द सेम वे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन द रैंडम डायरेक्शन द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी 0. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील एनी इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल होल्डिंग अ वायर व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स में कनेक्ट करके मत पकड़ लेना कि सर ने बोला करंट फील नहीं होगा. ठीक है, अभी ये एनर्जी सोर्स में लगा नहीं है. तो एनर्जी सोर्स में लगाने से क्या होता है? ठीक है, एनर्जी सोर्स में वायर को लगाने से यहाँ पे क्या चेंज होता है? वो एनर्जी सोर्स क्या करता है? तो अभी तो हम सॉकेट का एग्जांपल ले रहे थे, बट सपोज आप बैटरी में भी लगा दो वायर को तो भी आपको करंट फील होगा. तो बैटरी, सेल या सॉकेट ये सब क्या करते हैं? तो सपोज मैं यहां पे एक बैटरी अटैच करता हूं. ठीक है, बैटरी का एक फिक्स सिंबल है. सिंबल्स वी विल डिस्कस लेटर. अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहां पे, दिस इज अ बैटरी. ओके, बुक में ये सब कुछ बताया नहीं है इतना डिटेल में. ओके, सो बैटरी कनेक्ट कर दी हमने.
तो अब बैटरी कनेक्ट करने से क्या हुआ, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अलग अलग टाइप की बैटरी आती है। बैटरी का कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना नहीं है, बट तो भी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि बैटरी कैसे वर्क करनी है अभी नहीं सीखना है वो, पर बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, दैट केमिकल एनर्जी will do some work. That chemical energy is responsible for doing work. जहां पे भी एनर्जी है तो वो वर्क करने के केपेबल है। अब वर्क क्या करना है, देखो ये बैटरी के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और उसी वजह से बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी। वर्क क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इस वायर से करंट चाहिए। तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दो टास्क है आपके पास। अगर यहां पे करंट फॉर्म हो, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो करंट अगर फॉर्म करना है यहां पे, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अलाइन ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स इन सेम डायरेक्शन। सबको एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है। और फिर सेकेंड टास्क क्या है, इनको मूव करना है। क्या करना है, इनको मूव करना है। समझ आ गया। फर्स्ट टास्क वी हैव टू अलाइन ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, एंड द सेकंड टास्क इज वी हैव टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन दिस सर्किट। समझ आ गया, दो टास्क। हमने बैटरी लगाया। अब बैटरी के पास करने की क्या है, बैटरी के पास क्या है, वर्किंग एबिलिटी है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो अब ये वर्क क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा। वर्क कैसे होता है, फोर्स लगा के होता है। आपको कोई भी वर्क करना है, आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स कैसे लगाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो सपोज आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, सपोज दीज टू आर मैग्नेट्स, ये इन दोनों के लाइक पोल्स हैं। तो मैं इनको पास में लाऊंगा तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये पास में नहीं आएंगे। बट सपोज मैं फोर्स लगाऊं तो उनको मैं एकदम पास में ऐसे रख सकता हूं, ठीक है। फोर्स हटाऊंगा तो ये दूर चले जाएंगे, रैंडम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। ये टर्न भी हो सकते हैं। तो अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इनको एक ही डायरेक्शन में होल्ड करके रख सकता हूं। क्लियर। सो व्हाट दिस बैटरी विल डू, this battery will do work, this battery will do work against this repulsive force। इस repulsive force से ज्यादा वर्क करेगी, इस repulsive force से ज्यादा वर्क करेगी, जिससे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव क्यों होते हैं, वो हम इसके बाद रीजन पढ़ेंगे डिफरेंस में, ठीक है। तो बैटरी का काम क्या है, या सॉकेट का काम क्या है, कि वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनको सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, अलाइन करना है और उन्हें मूव करना है। तो ये जो वर्किंग एबिलिटी है बैटरी की, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे, व्हाट विल हैपन, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स they will align themselves in the same direction because इनके ऊपर कोई एनर्जी सोर्स वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है तो वर्क किससे ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। और इसी वर्किंग एबिलिटी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए और उनको मूव करने के लिए जो वर्क करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे, आगे मैं यूनिट बताऊंगा, तो वोल्ट में, वोल्टेज में, वोल्ट में। तो आपने देखा होगा बैटरी अलग अलग वोल्ट की आती है,
12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो क्यों? जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा वर्क करना है तो ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी लगानी पड़ेगी, कम वर्क करना है तो कम पोटेंशियल की बैटरी लगानी पड़ेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या काम करती है? बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वर्क करने की कैपेबिलिटी। वर्क करना क्यों है? टू अलाइन ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। ओके, तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस, यू कैन ड्रॉ दिस बोथ द डायग्राम्स, बट these diagrams will not be asked in exams. Okay, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो लिख रहा हूं मैं। चलो, सो बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। Work done by an energy source, किसने वर्क किया? बैटरी ने। तो बैटरी क्या हो गया? एनर्जी सोर्स। वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स टू मूव a unit positive charge। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझाता हूं कि मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा है। फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड against the electric force, work done by an energy source to move a unit positive charge from infinity to any point in electric field against the electric force is known as electric potential। अब ये डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको एक कंसेप्ट समझा दिया है। वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स मींस बैटरी या तो सेल जो वर्क करने के केपेबल है। वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा गया है? मैंने तो आपको क्या बोला कि current is the flow of electrons not protons, still we are writing positive charge। तो ये क्या है? एक एरर है। मतलब when these concepts were developed, जब ये concepts develop हुए, at that time only protons were known, electrons discover नहीं हुए थे उस टाइम। जब ये concepts बने, ठीक है, पोटेंशियल के और ये सब के, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। क्या डिस्कवर हुआ था? प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे। अब प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे तो उस टाइम चार्जेस कौन से माने गए? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही माना गया। तो जितने भी कंसेप्ट बने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सिर्फ प्रोटॉन्स को मान के बने हैं, क्योंकि अगर आप फिर से पूरा चेंज करोगे तो डायरेक्शन में भी चेंजेस आएंगे। तो इसलिए आगे क्या क्या चेंजेस हम करेंगे सर्किट में वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि when these concepts were developed at that time only protons were known, that's why we are writing positive charge instead of electrons। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। आगे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं मैं आपको बताते जाने वाला हूं। तो जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतने कंसेप्ट अभी क्लियर रखते जाओ, ठीक है? आगे की सोचनी नहीं है इस चैप्टर में कि ऐसा क्यों है क्या है। जब जैसे जैसे आगे चैप्टर होगा, कंटिन्यू होगा, वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। सो सी,
वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, आप सिर्फ चार्ज से याद रखो, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब कोई पॉइंट हमें पता नहीं कि वो कौन सी लोकेशन है, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, सब अलग अलग पोजीशन पे है, बट सबको साथ में लाना है, सबको एक ही डायरेक्शन में लाना है, तो एक ही डायरेक्शन में लाएंगे तो उससे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितने रीजन में करंट का इफेक्ट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने रीजन में करंट का इफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे सर्किट में करंट का इफेक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे रीजन में। समझ आ गया? सो वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स मींस बैटरी और सेल, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, एक ऐसे पॉइंट में जहां पे वो क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक ऐसे पॉइंट पे लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पे करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है, मतलब एक ऐसे पॉइंट से जहां पे वो रैंडम मोशन कर रहे थे उससे एक ऐसे पॉइंट पे लेके आए जहां पे वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके अगेंस्ट ये वर्क हुआ, वो जो रिपल्सिव फोर्स था जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन कर रहे थे, उस रिपल्सिव फोर्स का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया एनर्जी सोर्स ने पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, और उसी वर्क करने की कैपेबिलिटी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ गया? ठीक है, अगेन वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स, बैटरी ने जो वर्क किया टू मूव चार्जेस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज को मूव करने के लिए कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है, वर्क डन है, बट वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर भी यहां आएगा। वो फैक्टर क्या है, चार्ज है। कौन सा फैक्टर है वो, चार्ज है। तो चार्ज से मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला, क्योंकि अगर सेम बैटरी है, जो बैटरी आपने यहां पे लगाई थी, अभी इससे पहले वाले डायग्राम में हमने जो बैटरी लगाई थी वही बैटरी लगी है, आपने ऊपर का कंडक्टर चेंज कर दिया और जो कंडक्टर लगाया उसमें और ज्यादा चार्जेस है, तो उस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज आपको एक पर्सन को, ठीक है, सेकेंड फ्लोर से खींचते हुए ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाना है, ठीक है, एग्जांपल आप समझो, सपोज आपको एक पर्सन को सेकंड फ्लोर से खींचते हुए ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाना है, तो आप सपोज लेके जा सकते हैं। बट मैं अगर आपको बोलूं आप अकेले को 5 पर्सन्स को, ठीक है, आपको 5 पर्सन्स को खींच के ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाना है, तो आपका पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इन द सेम वे पहले एक बैटरी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चार्जेस को मूव करवा पा रही थी, बट अब चार्जेस बढ़ गए तो बैटरी का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। सो पोटेंशियल एंड चार्ज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा पोटेंशियल, बट जितने ज्यादा चार्जेस को मूव कराना है उतना कम पोटेंशियल हो जाएगा, उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है, V इक्वल्स टू वर्क डन W अपॉन चार्ज का सिंबल क्या है, Q। सो दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, V equals to W upon Q. Potential equals to work done upon charge. So write this thing. फिर हम इसकी यूनिट्स और बाकी सब डिस्कस करते हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो मूव कैसे हुआ। उसने अलाइन तो करा लिया था वर्क करने के लिए, बट वो मूव कैसे हुआ वो डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का सिंबल सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट आगे पढ़ते हैं क्या है। सो राइट दिस थिंग, देन वी विल डिस्कस यूनिट।
नो लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो अब यूनिट फॉर्म करते हैं। वी हैव अ फॉर्मूला विद अस। तो यूनिट क्या होगी, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब। व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को नाम क्या दिया गया, वोल्ट, वी। ठीक है, तो आप लोग कभी कभी देखते हो कि वोल्ट लिखा होगा 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, वॉट नहीं, डब्ल्यू नहीं, वी। दोनों चीजें अलग है। चैप्टर के लास्ट में वॉट भी पढ़ेंगे, क्या होता है, पावर होती है, बट हम वो लास्ट में पढ़ेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वोल्ट एंड वॉट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सो पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट होता है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन करके उतना स्पीड में मूव करवा सकता है। ओके, तो ये हो गया यूनिट, वोल्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको बोला हो डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या करेंगे, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो वही डेफिनेशन है, अगर वर्क डन 1 जूल हो, इफ वर्क डन इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलम, if work done is 1 joule and charge is 1 coulomb, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। सो डेफिनेशन क्या होगी, when 1 joule work is to be done to move 1 coulomb charge, फिर पूरा सेम जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में लिखा, when 1 joule work is to be done to move 1 coulomb charge from infinity to any point in electric field against the electric force. When 1 joule work is to be done to move 1 coulomb charge from infinity to any point in electric field against the electric force, then potential developed is 1 volt. उस पोटेंशियल जो डेवलप हुआ उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। क्लियर, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन थी। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और उसी से हमें समझ आएगा कि व्हाई दोज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड मूविंग इन द कंडक्टर। सो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों रिलेटेड हैं आपस में, अलग अलग चीजें नहीं है, बट थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। सो राइट दिस थिंग, फिर हम पढ़ते हैं इसको। Okay, so before discussing electric potential difference, tell me one thing. Suppose if there are 2 containers, connected by means of a pipe, but both are of different dimensions. दोनों के dimensions क्या है, अलग अलग है। सपोज इसमें वाटर यहां तक फिल है, अभी यहां का फ्लैप बंद है। ठीक है, अभी यहां का फ्लैप बंद है। और यहां पे वाटर फिल्ड है सिर्फ यहां तक।
अब ये फ्लैप ओपन होता है, ये फ्लैप हो गया ओपन। तो क्या होगा, सपोज दिस इज कंटेनर ए and this is container B. So what will happen? Water will start flowing from higher concentration to lower concentration, higher level to lower level. ये आपको सबको पता है, बट कब तक चलेगा? जब तक दोनों में वॉल्यूम इक्वल नहीं हो जाती तब तक, या जब तक दोनों में लेवल इक्वल नहीं हो जाता तब तक? तो इसका आंसर क्या है? जब तक दोनों में वॉल्यूम नहीं इक्वल हो जाती तब तक। ठीक है, इसमें दोनों में जब वॉल्यूम इक्वल हो जाए, आई एम सो सॉरी, इन दोनों में इसमें हायर लेवल है, इसमें लोअर लेवल है, सो वाटर विल फ्लो अंटिल द सेम हाइट इज अटेन्ड। वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहां पे वाटर कब तक फ्लो होगा? अंटिल द सेम हाइट इज अटेन्ड। वॉल्यूम सेम हो या ना हो दैट डजंट मैटर। अब सेम हाइट क्यों हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, उसकी वजह से होता है कि सेम डेटम लेवल, सेम हाइट अटेन करता है कोई भी चीज। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक चलेगा? यहाँ पे अंटिल द सेम हाइट इज अटेन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? यहां से वाटर लेवल कम होगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा, और फिर फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो सेम हाइट जब अचीव हो जाती है तो वाटर फ्लो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। अब इसी को रिलेट करते हैं बैटरी से। तो बैटरी में मैंने आपको क्या बोला? देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स। बैटरी में क्या होती हैं? दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। देखा होगा आपने, एनोड और एक कैथोड। Both these electrodes have their own working capabilities. इनके खुद की एक वर्किंग कैपेबिलिटीज है। मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इसका भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हमने वायर से कोई कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, ये सपोज एक वायर ही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे? मतलब करंट, इसके इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो, इसमें करंट कब फॉर्म होगा? जब अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलाइन तो हो गए, बट जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तभी होगा। बट इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों होंगे? तो यहां पे इसका पोटेंशियल सपोज है 9 वोल्ट और इसका पोटेंशियल भी है 9 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने की जरूरत है ही नहीं। दोनों सेम लेवल पे है, मतलब बैलेंस है। तो जैसे सेम हाइट अटेन हुई थी तो वाटर लेवल स्टॉप, वाटर फ्लो स्टॉप हो गया था। इन द सेम वे बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल, देन नो करंट विल फ्लो। ये बैटरी क्या है? डेड है, बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी में इस बैटरी से करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। यहां पे 1000 हो और यहां पे भी 1000 हो वोल्ट, दैट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कब पहुंचेंगे? जब उनको कोई डिफरेंस दिखेगा। जैसे वाटर फ्लो होता है, क्यों होता है? जब कोई डिफरेंस होता है। वैसे ही ये भी कब फ्लो होंगे? जब कोई डिफरेंस होगा। क्लियर? सो अगर यहां का पोटेंशियल होता है 20 और यहां का पोटेंशियल होता है सपोज 11, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते। तो अभी यहां पे पहले क्या था? 1000 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था तब? 0। अभी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 20 - 11 9 वोल्ट। तो जो भी बैटरीज पे वोल्टेज लिखा होता है वो पोटेंशियल नहीं होता है, वो उनका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी सपोज 9 वोल्ट की है तो उसका मतलब क्या है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस कितना है? 9 वोल्ट का है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये कम होता है, ये इंक्रीज होता है, तो धीरे धीरे एक डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है, तो धीरे धीरे सेम लेवल आता है। एंड व्हेन द सेम लेवल इज रीच्ड द बैटरी बिकम्स डेड। तब बैटरी को क्या बोलते हैं कि वो डिस्चार्ज हो गई है। समझ आ रहा है? जीरो होना जरूरी नहीं है।
when the potential of both the electrodes becomes same, at that time battery becomes dead. So for conduction of current, what is needed? Electric potential difference is needed. Electric potential is not needed. But for studying electric potential difference, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो पता होना चाहिए. तो अब जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल्स में कुछ भी दिया होगा, वो क्या दिया होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा. क्लियर? क्या दिया होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. और उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला यूज करना है, B इक्वल्स टू W/Q. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ एक थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है कि जो आपको दिया होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बिकॉज फॉर कंडक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है, इनके बीच के डिफरेंस का रोल है. दोनों 2000 हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 वोल्ट है. क्लियर? सो नाउ अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा. आई एम डिक्टेटिंग दिस. तो क्या चेंज आएगा? वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी की जगह, फ्रॉम इंफिनिटी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. क्या? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. दो पॉइंट्स हैं, प्लस और एक माइनस, एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया. तो ए से बी लाने में जितना वर्क किया उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो डेफिनेशन क्या हो गई? वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. नाउ अब हम आते हैं सम्स पे. तो हमारा थर्ड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? इसकी यूनिट भी सेम, वोल्ट, सब कुछ सेम है. तो पोटेंशियल की जगह क्या याद रखें? पोटेंशियल डिफरेंस. सो थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा B इक्वल्स टू W/Q. सो नाउ टेक आउट पेज नंबर 202. Page number 202. Example number 12.2. Example number 12.2. Okay? इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग सम्स कर रहे हैं. So what is example number 12.2? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? बना मीनिंगफुल स्टेटमेंट. देखो, charge of 2 coulomb. Q is how much? Q is 2 coulomb. Across 2 points having potential difference 12 volt. Potential difference मतलब B दिया है आपको हमेशा potential difference ही लेना है. ओके? Charge 2 coulomb, potential difference 12 volt. How much work? तो W फाइंड करना है. ओके? So Q, B और W को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? थर्ड. B equals to W/Q. So W equals to B into Q. What is B? 12. What is Q? 2. 12 to 24 work unit joule. एकदम simple. Okay. Now in text question, same page 202. In text question number 1. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. Name a device that helps to maintain potential difference. तो सेल potential difference कौन बनाता है? एनर्जी सोर्स, मतलब सेल और बैटरी. फर्स्ट आंसर. सेकंड, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? तो मैंने जो 1 volt की डेफिनेशन लिखवाई है वो लिखनी है इसमें. क्लियर? सेकंड हम कर चुके हैं. 1 volt की डेफिनेशन पूछी है इसमें. थर्ड, how much energy is given to each coulomb of charge? एनर्जी. एनर्जी तो अभी तक कहीं आया नहीं है, बट एनर्जी किससे रिलेटेड होता है? वर्क से. हमने 9th स्टैंडर्ड में वर्क एंड एनर्जी में वर्क डिराइव किया था. लास्ट में उस वर्क को क्या लिख दिया था? एनर्जी. एनर्जी फाइंड करने को बोला है, मतलब क्या फाइंड करने को बोला है? वर्क. वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच coulomb ऑफ चार्ज? वर्क फाइंड करना है.
ईच कूलम मीन्स चार्ज कितना है 1 कूलम, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, अगेन V इक्वल्स टू W बाई क्यू, W इक्वल्स टू वी क्यू, V कितना है 6, Q कितना है 1, आंसर 6 जूल। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक वाज बिट लेंथी, वी ओनली कंप्लीटेड वन टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, अच्छे से समझो, वीडियो को बार बार देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो फिर से देखो, विल श्योरली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।